माँ के हाथों का स्वाद कभी जाना ही नहीं। जब से होश संभाला है, भाभी के हाथ का खाना ही याद है मुझे। मैं बहुत छोटा था जब माँ गुजर गई थी। हम दोनों भाइयों की उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर था। बड़े भैया उस समय यही कुछ 18-19 साल के रहे होंगे। पिताजी दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भैया की शादी करवा दी। उस जमाने में माता पिता जो कहें वो पत्थर की लकीर बन जाती थी। भैया ने पिताजी का विरोध नहीं किया, चुपचाप शादी के लिए मंडप में बैठ गए। घर में सौम्या भाभी का आगमन हम सभी के लिए जैसे डूबते को तिनके का सहारा था। पतली दुबली सांवला रंग, लंबे लंबे बाल, साधारण नैन नक्श वाली भाभी की उम्र भी कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं थी। कच्ची उम्र में ब्याह होने के कारण भाभी को गृहस्थी का ज्ञान नाम मात्र का ही था। जब भी भाभी खाना बनाती तो कभी सब्जी जल जाती तो कभी रोटी। आए दिन भाभी से रसोई में कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। भाभी को खाना बनाने की सीख पिताजी से मिली। शुरू शुरू में भाभी को तो रोटी बनानी तक नहीं आती थी। कई बार कोशिश करने के बाद भी भाभी से गोल रोटी नहीं बनती। तब पिताजी भाभी की रोनी सूरत देखकर कहते, कोई बात नहीं, रोटी तो रोटी होती है, गोल हो या आड़ी तिरछी, पेट भरने से मतलब है। धीरे धीरे गुजरते समय के साथ भाभी के हाथ के खाने की हमें आदत सी पड़ गई थी। इसीलिए जब कभी भाभी कुछ समय के लिए मायके चली जाती, हम सभी की तो जान ही निकल जाती। पिताजी ज़्यादा देर चूल्हे के आगे नहीं रह सकते थे, उन्हें खांसी आने लगती थी। ऐसे में भाभी की अनुपस्थिति में भैया खाना बनाते और उनके हाथ के खाने के क्या कहने। भगवान ऐसा खाना किसी दुश्मन को भी ना परोसे। भाभी के मायके से लौटने पर ऐसा लगता जैसे घर की अन्नपूर्णा वापस लौट आई हो। फिर तो भगवान से यही प्रार्थना करता कि हे भगवान, भाभी को मायके मत जाने देना। दिन बीतते देर कहाँ लगती है। मैं भी कब बचपन से जवानी की दहलीज पर आ खड़ा हुआ, पता ही नहीं चला। स्कूल का अंतिम साल था, पर पढ़ाई के अलावा मेरा मन कहीं और लगा रहता। एक तरह से कह सकते हैं कि मैं एक तरफा प्यार में पड़ गया था। सुंदर कोमल काया की स्वामिनी अनुपमा मेरे साथ ही पढ़ती थी। सबसे आगे बेंच पर बैठती और मैं सबसे पीछे। अनुपमा जिस दिन स्कूल नहीं आती, उस दिन मेरा मन स्कूल में एक पल के लिए भी नहीं लगता। एक दिन मौका देखकर अकेले में मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। अनुपमा, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकता। मेरे दिल का हाल सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो रो पड़ी। अनुपमा को यूं रोते देख मैं एकदम से डर गया कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वो रो पड़ी। मैंने तो सिनेमा में देखा था कि अक्सर नायक नायिका से प्यार का इजहार करता है तो नायिका शर्मा जाती है, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। थोड़ी देर रोने के बाद उसने अपने हाथ जोड़ लिए। उस समय मेरी क्या हालत रही होगी, इसका अंदाज़ा लगा पाना किसी के लिए भी कठिन है। अनुपमा, ये क्या कर रही हो? तुम रोने क्यों लगी? बोलते हुए मैं पीछे हटा। आलोक, अगर ये किस्सा मेरे पिताजी के कानों तक पहुंच गया तो उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर घर बैठा देना है। मेरा डॉक्टर बनने का सपना पल भर में मटिया मेट हो जाएगा। तुम नहीं जानते, मेरी बुआ के साथ भी यही हुआ था। उन्हें किसी लड़के से प्यार हो गया था। मेरे पापा और दादा को जैसे ही उनके प्यार की भनक लगी, उन्हें घर में नज़र बंद कर दिया गया और बिना उनकी मर्जी जाने मेरे घर वालों ने बुआ के हाथ पीले कर उनको ससुराल भेज दिया था। बेचारी बहुत रोई थी, लेकिन किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। उस दिन ही मैंने तय किया था कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा हो जो बुआ के साथ हुआ। इसीलिए मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे भूल जाओ। अपने दिल की बात कहकर अनुपमा वहाँ से चली गई, पर मैं तो जैसे भोंदू की तरह खड़ा उसे वहाँ से जाते हुए बस देखता रहा। मेरा प्रेमी मस्तिष्क कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। घर पहुँचा तो गुमसुम देख भाभी मेरे पास आकर गुनगुनाती हुई बोली, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। वैसे भाभी से मैं कुछ छिपाता भी नहीं था, इसीलिए उनके सामने दिल खोल कर रख दिया। मेरा हाल जानने के बाद भाभी बोली, देवर जी, जो आपके साथ हो रहा वो आम बात है। मेरा मतलब है कि इस उम्र में प्यार होना, आकर्षण होना आम बात है।
लेकिन अगर लड़की आपसे दूर रहने की भीख मांग रही है तो आपका पीछे हट जाना ही सही है। स्त्री की भावनाओं का सम्मान करने में ही पुरुष का पुरुषत्व है, ना कि उसे जबरन प्रेम के लिए मजबूर करने में। भाभी की बातों ने मुझ पर गहरा असर डाला और उस दिन के बाद से ही धीरे धीरे मैंने अनुपमा को अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंका और अपनी पढ़ाई में रम गया। मेरा स्कूल खत्म हो चुका था और आगे की पढ़ाई के लिए मैं हॉस्टल चला गया। हॉस्टल में भाभी के हाथ के खाने को 4 साल मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। बीच बीच में छुट्टी होती थी तब घर आना होता, तब वापसी में भाभी ढेर सारे सूखे पकवान बांध देती। लेकिन यहाँ हॉस्टल में मेरे कमीने दोस्तों से कुछ बचे तब तो सप्ताह भर का नाश्ता सब 2 दिन में चट कर जाते थे। उस दिन अंतिम साल का पेपर खत्म कर मैं घर पहुँचा था। घर में प्रवेश करते ही अजीब सा महसूस हुआ। पूरे घर में लोगों की भीड़ जमा थी। आंगन में भैया का शव देखा। एकाएक अपने आप पर से मेरा नियंत्रण छूट गया। मैं दहाड़े मारकर रोने लगा। मुझे रोता हुआ देखकर भाभी, जो सुध-बुध खोकर चुपचाप पत्थर की तरह एक कोने में बैठी हुई थी, अचानक से रो पड़ी। उनका जोर जोर से रोना और अन्य स्त्रियों द्वारा भाभी के शरीर से सुहाग की निशानी, जैसे मंगलसूत्र, चूड़ियां आदि को खींचकर निकालने का दृश्य मेरे कलेजे को अंदर तक चीर रहा था। छोटे कस्बे आदि की खासियत है कि दुख में पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार आपको कभी अकेले नहीं छोड़ते। जैसे तैसे भैया का अंतिम संस्कार किया गया। घर में नाते रिश्तेदारों की भीड़ अभी भी जमी पड़ी थी। कुछ दिन बाद नाते रिश्तेदार भी छटने लगे, पर बुआ ने अभी भी डेरा जमाया हुआ था। एक रात बुआ पिताजी से बोली, भैया, हंसती मुस्कुराती बहू एकदम से कैसे शांत पड़ गई है। मुझे तो उसका ये हाल देखा नहीं जाता। छोटा मुंह बड़ी बात, मेरी मानो तो सौम्या का पुनर्विवाह कर दो। बसंती बुआ जी का नाम है। ये क्या कह रही हो बसंत? अभी उसके पति की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई होगी और तू बहू के पुनर्विवाह की बात कर रही। मुझसे कही सो कही बहू के सामने ना कहना। पुनर्विवाह का सुन न जाने उसके दिल पर क्या गुजरेगी। भैया, गुस्से को एक तरफ रखकर सोचो। मेरी राय में सौम्या का ब्याह उसके देवर से कर देने में परिवार की भलाई है। दोनों भाभी देवर की अच्छी बनती है और तो और सौम्या को बच्चा भी नहीं है, और क्यों नहीं है इसका कारण भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। आगे आपकी मर्जी। बुआ जी की बातें सुन पिताजी सोच में पड़ चुके थे। हाँ, सौम्या भाभी की गोद शादी के कई वर्षों बाद भी खाली थी, जिसका कारण भैया थे, क्योंकि कमी भैया में ही थी। लंबे समय से इलाज चल रहा था पर अभी तक खुशखबरी नहीं मिली थी। एक दिन सुबह सुबह पिताजी के कमरे से भाभी की तेज आवाज़ सुन मैं वहां भाग कर गया तो देखता हूं कि भाभी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पिताजी सिर झुकाए कुर्सी पर बैठे हुए थे जैसे कोई अपराधी। नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? भाभी की तेज आवाज़ सुन मैं वहीं दरवाजे की ओट में छिपकर खड़ा हो गया, जहां से कमरे से कोई मुझे देख नहीं सके और मैं दोनों की बातें मैं आसानी से सुन सकूं। बहू, समझने की कोशिश करो, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम्हें इस तरह पीड़ा में देखना मेरे लिए असहनीय हो जाता है। इसीलिए इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए ही तुम्हें आलोक के साथ परिणय सूत्र में बांधना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती वो असल में मैं कैसे कर सकती हूँ। और आप ऐसा कह रहे, आखिर आपने भी तो पत्नी के स्वर्गावास के बाद दूजा ब्याह नहीं किया था। बोलते हुए सौम्या भाभी ने जैसे पिताजी के ऊपर एक धारदार प्रश्न दागा था, लेकिन भाभी भूल गई थी कि इस प्रश्न की धार का वार स्वयं उन पर भी होने वाला था। हाँ बहू, मैंने दूजा ब्याह नहीं किया क्योंकि मेरे जीने का सहारा मेरे दोनों बालक थे, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं। आखिर ये पहाड़ सा जीवन तुम बिना किसी सहारे के कैसे? पिताजी अभी बोल ही रहे थे कि अचानक से भाभी बेसुध होकर धरातल पर गिर पड़ी। शायद पिताजी की बात से उन्हें सदमा लगा था। भाभी के धरातल पर गिरने की आवाज़ सुन मैं दौड़कर कमरे में घुस गया और भाभी को उठाने की चेष्टा करने लगा। पिताजी का चेहरा भाभी को देख भय से पीला पड़ गया था। कई बार ठंडे पानी के छींटे मारे
तब जाकर भाभी ने आँख खोली। पिताजी भागकर पड़ोस के डॉक्टर को लिवा लाए। भाभी भैया तो हमें छोड़कर चले गए और आप भी अपना ख्याल नहीं रख रही। ऐसे में अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबको कौन संभालेगा? ये सारी बातें बोलते हुए मेरी आंखें भीग गई थी। भाभी कुछ नहीं बोली, बस दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, जैसे पिताजी की कही बात के लिए मुझसे नाराज हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने जो कुछ भी भाभी के स्वास्थ्य के विषय में बताया, वो सुन मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल गई। क्या सच में बहू उम्मीद से है? बोलते हुए पिताजी को डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ पिताजी, डॉक्टर ने तो यही कहा है कि भाभी गर्भ से हैं। हो सकता है भैया का इलाज सफल रहा हो। और क्या आलोक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाभी के माध्यम से भैया की वापसी होने को है। आज भैया होते तो कितने खुश होते। खुशी से याद आया, हमने भाभी को ये खुशी अभी तक बताई ही नहीं। मैं अभी भाभी को बताकर आता हूँ। भाभी ने जैसे ही सुना कि वो माँ बनने वाली हैं, खुशी के मारे उनकी आंखें छलछला आईं। पति को याद कर सिसक उठी। भाभी बस अब और मत रोना, नहीं तो आने वाले मेहमान पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। देवर जी, मैं क्या करूं? जिस खुशखबरी को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, वो मिली भी तो ऐसे समय पर। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि हंसूं या रोऊं। एक तरफ माँ बनने वाली हूँ, उसकी अपार खुशी है, तो दूसरी तरफ जन्म लेने से पहले ही पिता का साया सिर से उठ जाने का दुख भी हृदय को कचोट रहा है। भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती, जो होना होता है वही होता है। जाने वाले का अफसोस करने से बेहतर है आने वाले के स्वागत की तैयारी की जाए। भाभी की ओर देखते हुए मैं बोला। मेरी बातें सुन भाभी शून्य में निहारती रही। रात्रि में मेरी आंखों में से नींद न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैं बहुत बेचैनी से महसूस कर रहा था। ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि कैसा दुर्भाग्य है, होने वाले बच्चे के सिर पर पिता का साया नहीं होगा। इस क्षण मैं भाभी का हाथ थाम लेना चाहता था ताकि बच्चे का पिता बन सकूं, लेकिन अगले ही पल मैंने इस बात को अपने मन से निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि मैं भाभी को बहुत आदर सम्मान की नज़र से देखता था। ऐसे में जीवन संगिनी की नज़रिए से देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। भले मैं भाभी का हाथ नहीं थाम सकता था, पर एक पिता की तरह होने वाले बच्चे को प्यार तो दे ही सकता था। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पिता की तरह होने वाले बच्चे की देखभाल करूंगा। भाभी गर्भ से हैं, ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर ओर यही चर्चा थी कि सौम्या के गर्भ में उसके पति के अंश ने कदम रखा है। ऐसे तो भाभी अपने होने वाले बच्चों को लेकर बहुत उत्साही लगती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाती थी। भैया की तस्वीर की ओर घंटों देखती रहती थी। भाभी का 5वां महीना चल रहा था। उसी समय एक रोज घर पर एक मेहमान ने कदम रखा था। उसका नाम था राहुल। वो भैया के खास दोस्तों में से एक थे। उन दिनों शहर में बड़ी सी फर्म चला रहे थे। राहुल भैया से मैं एक बार मिला था। ऊंचा कद, गोरा रंग, भरा पूरा शरीर, बेहद आकर्षक व्यक्तित्व था। और उनकी बातें, वो तो करने में जैसे पीएचडी हासिल कर रखी थी। कैसा भी माहौल हो, उनके रहते गम की परछाई भी नहीं भटकती थी। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। शायद वो भी अपने दोस्त को खोने के नाम की बारिश में भीगने से खुद को नहीं रोक पाए थे। जब राहुल भैया आए, भाभी अपने कमरे में आराम कर रही थी। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ऐसे में राहुल भैया भाभी से मिलकर शोक व्यक्त करने उनके कमरे में ही चले गए। मैं भी उनके साथ ही था। थोड़ी देर औपचारिक बातचीत के बाद जब वो वापसी के लिए अपनी जगह से उठने लगे, तो कुछ क्षण न जाने किन ख्यालों में खो गए। राहुल भैया क्या सोच रहे, मैं बोला। मेरी आवाज़ सुन राहुल भैया की तंद्रा भंग हुई। उन्होंने मेरी ओर देखे बिना ही गर्दन नामे हिला दी और फिर जाते जाते बड़ी आत्मीयता से भाभी की ओर देखकर बोली, सौम्या भाभी, अपना और होने वाले बच्चे का ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी ज़रूरत हो तो बेझिझक याद करिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। राहुल की बात सुन भाभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया था, जिसे समझना कठिन था। भैया को गुजरे हुए 7 माह बीत चुके थे
और भाभी के गर्भ का 8वां माह चल रहा था। ऐसे में भाभी बड़ी अव्यवस्थित सी दिखाई देती। बढ़े हुए गर्भ के कारण उन्हें उठने बैठने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। उस शाम बड़ी जोरों की बारिश हो रही थी। बादल बिजली सभी ने जुगलबंदी कर रखी थी। मौसम अपने भयानक अवतार में नजर आ रहा था। घर से बाहर कदम रखना मतलब प्रकृति से 2-4 हाथ करने जैसा था। रात्रि पहर पिताजी खा पी कर अपने कमरे में सोने चले गए, पर मौसम का मिजाज देख मैं भाभी के पास ही रुक गया। भाभी को बचपन से ही बादलों के शोर से बेहद डर लगता था। ये बात जग जाहिर थी। भाभी आप चैन से सो जाइए, मैं यही हूँ, मैं कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़े खड़े ही बोला। इस पर भाभी थोड़ी मुस्कुरा उठी और बोली, देवर जी आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए और मेरी चिंता मत करिए। मुझे अब बादलों की शोर की आदत पड़ चुकी है, मुझे अब ये नहीं डराते। भाभी की सुन मैं अपने कमरे में चला आया। बिस्तर पर लेटकर मैं भाभी के बारे में सोच ही रहा था। पता नहीं क्यों जब भी मैं भाभी की आंखों को पढ़ने की कोशिश करता, मुझे कुछ अजीब लगता, जैसे कुछ तो बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। न जाने वो कौन सी बात है जो भाभी को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। इधर मैं अपनी सोच के घोड़े दौड़ा ही रहा था कि भाभी दरवाजे पर खड़ी नजर आई। मैं चौंक कर बिस्तर पर ही बैठ गया। देवर जी लगता है समय आ गया है, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा। लगता है इस तेज बारिश में ही अस्पताल जाना पड़ेगा। दरवाजे के सहारे से खड़ी भाभी कराती हुई बोली, मगर भाभी मौसम तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। देवर जी जल्दी कीजिए, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा, कहीं मैं दर्द से मर ही ना जाऊं। भाभी दर्द से कराती हुई बोली, भगवान अब तुमने ठान ही ली है कि बच्चा इस बिजली बरसात में इस दुनिया में आए तो यही सही। बोलते हुए मैंने कमर कस ली कि अब चाहे आंधी आए या तूफान, भाभी का बच्चा अस्पताल के बिस्तर पर ही जन्म लेगा। जीप पर भाभी को बिठाकर पड़ोस की काकी को बुला लिया ताकि वो रास्ते में भाभी को हिम्मत देती रहें। आखिर मेरे लिए ये सब नया था, कैसे क्या बोलना है इसका भी ज्ञान नहीं था मुझे। घंटे भर रास्ते की कठिनाइयों से जूझते हुए हम अस्पताल के द्वार पर खड़े थे। भाभी का बहुत ही बुरा हाल था, वो पसीने से लथपथ दर्द से बुरी तरह छटपटा रही थी। सुबह के 5 बजे थे, मेरी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी कि तभी नर्स ने मुझे झकझोर कर उठाया। बधाई हो, लड़का हुआ है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने झट से हाथ बढ़ाकर बच्चे को गोद में ले लिया और नर्स के हाथ में एक छोटा सिक्का थमा दिया। वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। बच्चा इतना छोटा और इतना कोमल था कि उसे अपनी गोद में थामने में भी बड़ा डर लग रहा था कि कहीं मैं गिरा ना दूं। भाभी ने बच्चे को अभी तक नहीं देखा था, वो अत्यधिक थकान के कारण सो रही थी। ऐसे में मैं मुन्ने को गोद में थामे उनके बिस्तर के पास बैठ गया। मैं मुन्ने को गोद में चिपकाए बैठा हुआ था कि तभी मेरी नज़र दरवाजे के बाहर से गुजरते हुए डॉक्टर कमल पर पड़ी। भैया के मुंह से सुना था कि डॉक्टर कमल से ही उनका इलाज चल रहा था। मैं उन्हें धन्यवाद देने के इरादे से उनके पीछे हो लिया। डॉक्टर कमल हमारे दूर के रिश्ते में थे। ऐसे में भैया के गुजरने के बाद उन्हें नहीं मालूम था कि उनका इलाज सफल रहा। कमल भैया कैसे हैं? देखिए, आप और आपकी दवाइयों का चमत्कार है कि सौम्या भाभी माँ बन गई। मैंने मुन्ने का चेहरा दिखाते हुए कहा ही था कि कमल भैया के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए और फिर गहरी सांस लेकर बोले, आलोक, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर बताना मेरा फर्ज है कि तुम्हारे भैया की कमी का इलाज कभी संभव ही नहीं था, अर्थात वे इस जन्म में पिता नहीं बन सकते थे। हाँ, अगर कोई चमत्कार हुआ भी है तो वो मैंने नहीं किया। खैर जो भी हो, तुम्हें चाचा बनने की बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर कमल की सुन झटका सा लगा। मुश्किल से हाथ आई खुशी पल भर में हाथों से फिसलने जैसी महसूस हो रही थी। क्या वाकई में ये बच्चा भैया का नहीं है? और अगर ऐसा है तो भाभी ने हमें और सबसे बढ़कर भैया को बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं बता नहीं सकता कि उस क्षण मेरे अंदर कैसी हलचल मची हुई थी। एक और गोद में नन्हा बालक था जो बेफिक्र होकर सो रहा था, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, और दूसरी ओर मैं था जिसकी आंखों से नींद चैन उड़ चुका था। अगर ये बच्चा वीरेंद्र भैया का नहीं तो फिर किसका है और कौन है इसका पिता? मुझे भाभी से बात करनी होगी। अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी
भाभी और बच्चा दोनों ठीक ठाक घर आ गए थे। पिताजी पोते को देख फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। क्या हुआ राहुल, तुम कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो? अस्पताल में सब ठीक ठाक निपट गया ना? बहू के स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या तो नहीं? पिताजी चिंतित होते हुए बोल रहे थे। नहीं पिताजी, सब कुछ ठीक है, बस वो थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए थकान सी लग रही है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। वाकई में मुझे नींद की बहुत ज़रूरत थी। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। भाभी की डिलीवरी की सुन बुआ भी कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। शाम के समय बुआ मुन्ने को तेल की मालिश कर रही थी कि तभी मेरी नज़र मुन्ने की कलाई पर पड़ी, जिस पर काले रंग का कुछ लगा हुआ था। देखो बुआ, मुन्ने की कलाई पर कुछ काला सा लगा है, जरा अच्छी तरह मालिश कर इसे छुड़ाइए। मेरी सुन बुआ जोर से हंस पड़ी। अरे पगली, ये काला सा निशान जन्मजात है, ये छुड़ाए नहीं छूटेगी, ये तो भगवान जी की देन है। मतलब कि मुन्ने की कलाई पर लहसुन का काला निशान था। न जाने क्यों मुझे वो निशान कुछ जाना पहचाना सा लगा। शायद किसी और की कलाई पर मैंने ये निशान देखा हुआ था, पर किसके? कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। दिमाग पर बहुत जोर दिया पर कुछ याद नहीं आया कि किसकी कलाई पर ऐसा लहसुन का निशान देखा है। शाम को यूं ही बगीचे में बैठा था कि पिताजी पास आकर बोले, बरखुरदार, अब तो पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, तब आगे क्या करने का सोचा है? अभी कुछ खास नहीं सोचा, सोच रहा हूँ कोई कारोबार शुरू करूँ, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे इन दिनों मेरी मति काम नहीं कर रही थी, तो पिताजी को क्या जवाब देता। ऐसा करो, शहर जाकर मेरे दोस्त मनोहर से मिलो, उसे कारोबार का अच्छा ज्ञान है, वो तुम्हें सही दिशा दिखा सकता है। पिताजी की सुन मन ही मन मैंने शहर जाने का मन बना लिया। वैसे भी यहाँ घर पर मेरा दम घुट रहा था। भाभी के बारे में सोच सोच कर मैं परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ भैया जो इस दुनिया में नहीं थे, उनके लिए बहुत बुरा भी लगता था। मैंने तत्काल शहर जाने का निर्णय ले लिया, लेकिन शहर जाने से पहले मैं अपने मन में आए प्रश्न का उत्तर चाहता था। मैं भाभी से पूछना चाहता था कि उन्होंने मेरे पिता समान भैया के साथ ऐसा क्यों किया। जिस बच्चे को हम इस घर का चिराग समझ रहे, आखिर वो किसका खून है? मुझे शहर जाने से पहले सब कुछ जानना था। शाम की दिया बाती चल रही थी, बुआ जी पूजा पाठ में व्यस्त थीं। ऐसे में मैं भाभी से अकेले में बात करने की इच्छा लिए उनके कमरे में दाखिल हुआ। आइए देवर जी, क्या बात है? कुछ दिनों से ढंग से बात तक नहीं कर रहे और ना मुन्ने के साथ खेलते हैं। कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। आज तक तो ऐसा ही होता आया था। परेशानी से घिरा मुरझाया मेरा चेहरा भाभी से कभी छिप नहीं सका था। पर आज मैं कैसे कहता कि मेरी परेशानी की असल वजह आप ही हैं। खैर, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं भाभी से सवाल जवाब कर सकूं, इसीलिए टाल मटोल कर कमरे से बाहर निकल आया। कमरे से बाहर निकल मैं स्वयं पर क्रोधित होने लगा। क्या कहने गया था और क्या बोलकर आ गया कायर कहीं का। आखिर सच्चाई जानना मेरा अधिकार है, मतलब एक परिवार होने के नाते झूठ क्या है, सच क्या है, ये पता लगाना मेरा कर्तव्य है। किस सच झूठ की बात कर रहे देवर जी? पीछे से कमरे से बाहर आती भाभी ने मेरा बड़बड़ाना सुन लिया। नहीं, वो तो मैं बस यूं ही भाभी को यूं अचानक से सामने देख मेरी जबान ने मेरा साथ ही छोड़ दिया कि तभी भाभी मेरी ओर से मुंह फेरती हुई बोली, देवर जी, मैं सब जानती हूँ कि वो कौन सी बात है जो आपको मन ही मन खाए जा रही है और सच्चाई जानने के लिए आपकी आत्मा तड़प रही है। मैंने अस्पताल में आपको डॉक्टर कमल से बात करते हुए देख लिया था और ये भी महसूस किया कि उससे मिलने के बाद से ही आपके चेहरे की खुशी गायब सी हो गई है। भाभी, जब आप जानती हैं तो बता क्यों नहीं देती कि मुन्ना की रगों में किसका खून दौड़ रहा है? क्या वाकई में मुन्ना भैया का अंश है या आपके पाप की निशानी? राहुल, बस करो, भाभी चीख पड़ी, जैसे किसी ने दहकते अंगार उनकी हथेली पर रख दिए हो। आज भैया हमारे बीच नहीं है, एक तरह से अच्छा ही है। अगर होते तो शायद जीते जी मर जाते। बोलते हुए मैंने भाभी को हेय दृष्टि से देखा। मेरी आंखों में अपने लिए घृणा पलते देख भाभी तड़प उठी थी। भगवान के लिए अब बस कीजिए,
मुझ पर इस तरह संदेह मत कीजिए। मैं आज भी अपने पति को उतना ही प्रेम करती हूँ जितना उनके जीते जी करती थी, और अगर आज वो जीवित होते तो आपको इस तरह मुझ पर उंगली उठाने का मौका कभी नहीं मिलता। मेरा बच्चा मेरा अंश है, उसकी रगों में मेरा खून बह रहा है। और रही बात आपके भैया की, तो वे तो उस फल की तरह थे जिसमें बीज ही नहीं था। वो कभी पिता नहीं बन सकते थे। जो कुछ भी हुआ उनकी मर्जी से हुआ, क्योंकि उनके अनुसार चाहे बीज किसी का हो, जब वो मेरे रक्त में सिंचित होगा तो वो हमारा अंश कहलाएगा। हम दोनों उसके माता पिता होंगे बस। मैं नहीं मानता कि कोई पति अपनी पत्नी को सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए किसी पराये मर्द के साथ। छी, सोचकर भी मन मैला होने लगता है। आप माने या ना माने, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो राहुल, जिससे आप पूर्व में मिल चुके हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि एक वो ही है जो मेरी सच्चाई साबित कर सकता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किन हालातों में मैंने अपने आप को किसी पराये मर्द को समर्पित कर दिया। बोलती हुई भाभी फफक कर रो पड़ी और अपने कमरे में चली गई। मैं बेजान सा धम्म से जमीन पर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाभी की बात पर विश्वास करना तो चाहता था, पर मेरा पुरुष मन ये मानने को कतई तैयार नहीं था। शहर आए हुए मुझे 5 दिन हो चुके थे। इस दौरान मैं भाभी के बताए पते पर पहुंचा, जहां राहुल भैया रहते थे। राहुल का घर बहुत आलीशान था। हर तरफ पैसे की चमक दमक नजर आ रही थी। पर्दे से लेकर फूलदान, मेज, कुर्सी सभी बहुत सुंदर तरीके से लगाया गया था। देखने से किसी अमीर पैसे वाले का घर लगता था। करीब 10 मिनट बाद बाहर हॉल में बैठा रहा। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। आखिर मैं राहुल से कैसे क्या बोलूँगा। मन में ऊहापोह सी स्थिति लिए मैं राहुल से बिना मिले ही वहाँ से बाहर निकल आया। पता नहीं क्यों मुझे बड़ी घबराहट सी होने लगी थी। उस दिन मैं राहुल भैया से नहीं मिला। शहर में रुके हुए कुछ दिन ही बीते थे कि पिताजी ने फौरन घर आने का फरमान जारी कर दिया। मेरा मन शंका से घिर आया कि कहीं पिताजी को भाभी के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। दूसरे दिन मैं घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। आस पड़ोस के लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जैसे कोई अजूबा हो। मुझे समझते देर नहीं लगी कि जरूर घर में कुछ गलत घटित हुआ है। घर में प्रवेश करते ही मैंने पिताजी को निराश सा कुर्सी पर बैठे देखा। साथ में बुआ जी भी बैठी थी। मुझे देखते ही दोनों जने रोने लगे। मेरा मन अनहोनी की सोच कांप उठा। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। भाभी ने कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। कहीं उन्होंने नहीं नहीं, भाभी इतनी कमज़ोर कतई नहीं थी। स्वयं को समाप्त करने के लिए साहस होना चाहिए, और भाभी साहसी तो थी, लेकिन ऐसा कुछ कर लेंगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर जानता कि भाभी कुछ ऐसा कर लेंगी तो मैं उन पर कभी संदेह नहीं करता। लेकिन एक बात तो साफ है, भाभी ने स्वयं को समाप्त कर ये साबित कर दिया कि वो गलत है और मैं सही था। मेरे मन में द्वंद्व युद्ध चल रहा था। देवर का रूप भाभी को सही ठहरा रहा था, वहीं भाई होने के नाते मैं भाभी को गलत साबित करने पर आमादा था। थोड़ी देर बाद बुआ जी ने अपने आंसू पोंछे और रूंधे गले से बोली, न जाने बहू कहाँ चली गई। कहकर गई थी मंदिर जा रही हूँ। मुन्ने को भी अपने साथ ले गई थी। 2 दिन हो गए, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। समझ नहीं आ रहा अचानक से ऐसे कहाँ चली गई। बुआ जी की सुन मैं चौंक गया। क्या भाभी ने घर छोड़ दिया था? नहीं नहीं, भाभी ऐसा नहीं कर सकती। पिताजी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि नहीं? अगले दिन ही करवा दी थी। मैं पिताजी की ओर देखकर बोला। पिताजी सिर झुकाए हुए ही बोले, क्या कहती है पुलिस, क्या कहेगी? कहती है कुछ पता चलेगा तो खबर कर देगी। पिताजी हताशा भरे स्वर में बोले, पुलिस? इनको तो जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तब तक ये कुछ नहीं करने वाली। खैर, आपने मंदिर के आसपास के लोगों से पूछताछ की? मेरे प्रश्न को सुन पिताजी ने मेरी ओर देख ना में सिर हिलाया। मैं अभी मंदिर से होकर आता हूँ, शायद वहाँ किसी को कुछ मालूम हो। इतना बोल मैं तेजी से घर से बाहर निकल गया। मंदिर पहुंचकर मैंने सबसे पहले पंडित जी से पूछताछ की, पर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं, क्योंकि यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। ऐसे में किसी को पहचानना मुश्किल है। मैंने आसपास पूजा सामग्री बेचने वालों से अभी पूछताछ की, पर सभी ने यही जवाब दिया
कि उन्होंने भाभी को कभी नहीं देखा। मुझे स्वयं पर बहुत क्रोध आ रहा था। मेरी बुद्धि यही कह रही थी कि शायद मेरे सवालों से परेशान होकर भाभी घर छोड़कर चली गई हैं। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले भाभी को एक बार हम सबके बारे में सोचना चाहिए था। खैर, मैंने उनके सामने कोई और रास्ता छोड़ा ही कहाँ था। हाथ धोकर सच जानने के पीछे पड़ गया था। मैं वहीं मंदिर के पास एक पत्थर पर थका सा बैठ गया। मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। भाभी कहाँ जा सकती हैं? वर्तमान में उनके मायके में कोई है भी नहीं। माता पिता कब के गुजर चुके हैं। भैया भाभी तो दूर शहर में रहते हैं। वहाँ अकेले जाना भाभी के लिए संभव नहीं। और तो कोई ठौर ठिकाना नहीं। मेरा सिर चिकरा रहा था। भाभी ने हम सभी को गहन चिंता में डाल दिया था। भाभी आखिर कहाँ जा सकती हैं? पत्थर पर बैठ मैं सोच ही रहा था कि मेरे हाथ से भाभी की तस्वीर छूट गई और वो लहराती हुई पास ही बैठी एक भिखारिन के पास जाकर गिरी। मैं भाभी की तस्वीर की ओर लपका, तब तक उस तस्वीर भिखारिन के हाथ में थी। वो तस्वीर को बड़े गौर से देखने लगी। ये मेरी भाभी हैं, क्या तुमने इन्हें देखा है? मैं बस ऐसे ही पूछ बैठा था, पर नहीं जानता था कि उसके पास मेरे सवाल का जवाब मिलेगा। जी साहब जी, दीदी जब मंदिर आती हैं तो कुछ न कुछ देकर जाती हैं, इसीलिए इन्हें कैसे भूल सकती हूँ। कुछ दिन पहले ये मंदिर आई थी और उसी समय से घर नहीं लौटी। क्या तुमने उन्हें देखा था या कुछ बात हुई थी? जो कुछ भी जानती हो मुझे बताओ, मैं उत्तेजित होकर बोला। तो वो भिखारिन थोड़ी सहम गई। फिर मैंने अपने आप पर नियंत्रण रखने की कोशिश की और गहरी सांस लेकर बोला, देखो इनके साथ एक छोटा बच्चा भी था और दोनों ही नहीं मिल रहे। सब बहुत परेशान हैं। जी कुछ दिन पहले आई थी, कुछ पैसे दिए और बोली कि अब से नहीं आएंगी, कहीं दूर जा रही हैं। क्या कहीं जाने की बात कही थी? कहाँ ये बताया? नहीं साहब, हमसे कुछ नहीं बोली कि कहाँ जा रही हैं, कब आएंगी। बस इतना ही कहा कि जा रही हूँ, भगवान ने चाहा तो लौट कर आएंगी। भिखारिन की बात से इतना समझ तो आ गया था कि भाभी जहाँ कहीं भी गई हैं अपनी मर्जी से गई हैं। भाभी को घर से गए 2 बरस होने को आए थे, पर अभी तक कोई खोज खबर नहीं थी और ना ही भाभी ने इन 2 सालों में हम लोगों से मिलने की कोशिश की। खैर, मैंने भाभी के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा था, इसीलिए उनका इस तरह गायब हो जाना घर वालों के लिए रहस्य ही बना हुआ था। भाभी जा चुकी थी, इसीलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। लिहाजा मैं दोबारा राहुल भैया से भी नहीं मिलने गया। लेकिन एक रोज गांव के मंदिर में ही उनसे मुलाकात हो गई। वो सौम्या भाभी से ही मिलने आया था, लेकिन ये जान उदास हो गया कि भाभी घर छोड़कर कहीं चली गई हैं। उसकी उदासी का कारण मेरी समझ में तो आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। इन 2 बरसों में मैं भी आगे काफ़ी निकल आया था। पिताजी की बात मान मैंने शादी कर ली थी और गांव में ही एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया था, जो काफ़ी अच्छा चल रहा था। पिताजी की दोस्त की बेटी पूनम के मेरे पत्नी बनकर घर आने से घर का सूनापन दूर हो चुका था। भाभी के जाने से जीवन में जो खालीपन था, वो भी कुछ हद तक पूनम के आने से भर चुका था। इन दिनों पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। उनकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। दवाइयों के बल पर ही अभी तक प्राण बचे हुए थे। अक्सर उनकी दवाइयों के लिए शहर जाना पड़ता, क्योंकि यहाँ गांव में डॉक्टर द्वारा लिखित दवाई नहीं मिलती थी। उस रोज मुझे शहर पहुँचने में देर हो गई थी और मैं बहुत जल्दी में था, क्योंकि मुझे दवा लेकर जल्दी से घर वापसी भी करनी थी। मैंने फटाफट दवाई खरीदी और बस पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा कि अचानक से मेरा सिर चकराया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। अस्पताल के बिस्तर पर मेरी आंख खुली। आपको हाई ब्लड प्रेशर है, दवा समय पर लेते रहना चाहिए, नहीं तो तकलीफ बढ़ सकती है। नर्स बोलती हुई वहां से चली गई। रात भी हो चुकी थी, इसीलिए मैं अस्पताल में ही सो गया। सुबह के 5 बजे अनजाने शोर से मेरी नींद खुली। कोई औरत अपने बच्चे के लिए डॉक्टर के सामने रोना धोना कर रही थी। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। उस औरत की आवाज़ सुन मैं चौंक पड़ा। ये आवाज़ तो सौम्या भाभी की है। मैं झट से बिस्तर से उठ खड़ा हो गया और तभी भाभी की नज़र मुझसे मिली। वो एकदम से हड़बड़ा गई, जैसे कोई भूत देख लिया हो। लेकिन अगले ही पल वो मेरी ओर लपकी और सामने आकर रोते हुए बोली, देवर जी, शायद भगवान ने आज आपको मेरी मदद के लिए ही भेजा है।
मुन्ने को बचा लीजिए, उसके दिल में परेशानी है। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मुन्ने का ऑपरेशन करवा सकूं। आप मेरी मदद करेंगे ना? इन 2 सालों में भाभी की स्थिति काफ़ी बदल गई थी। उनके चेहरे की रौनक कहीं खो गई थी, बालों में से सफ़ेदी झांकने लगी थी। कुल मिलाकर भाभी अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उनकी ऐसी दशा देखकर एक बार को मेरा दिल पिघल गया, लेकिन फिर कुछ याद कर मैं गुस्से से भर उठा। मेरे सामने गिड़गिड़ाने से बेहतर होता कि आप मुन्ने के पिता के पास जाती। वो पैसे वाला भी है, आपको ना नहीं कहेगा। कहते हैं माँ बाप के किए की सज़ा संतान को भुगतनी पड़ती है। शायद मुन्ने के साथ भी वही हो रहा। आप और उस राहुल ने मिलकर जो भैया के साथ किया, उसका फल एक न एक दिन मिलना ही था। मेरे मन में दबी हुई कड़वाहट ने शब्दों का रूप ले लिया, जिसे सुन भाभी की आंखों से झरझर आंसू निकल रहे थे। आप सही कह रहे हैं, पाप तो मैंने किया था, लेकिन क्या वाकई में उस पाप की मैं अकेले हिस्सेदार थी? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानती। इतने दिनों जिस सच्चाई से पीछा छुड़ाना चाहती थी, वो एक ना एक दिन सामने आना ही था। शायद अब मैं जमाने से और नहीं भाग पाऊंगी, इसीलिए आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे अंश को जीवन दान की ज़रूरत है, जो सिर्फ आप दे सकते हैं। भाभी का यूं गिड़गिड़ाना मुझसे और नहीं देखा गया, इसीलिए मैंने फैसला किया कि इंसानियत के नाते मैं भाभी की मदद करूंगा। दूसरे दिन मैं भाभी से वादा कर गांव के लिए निकल गया। गांव पहुंचकर मैंने पिताजी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वे बहुत बीमार थे। ऐसे में मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता था। 2 दिन बाद मैंने पैसे का इंतजाम किया और पूनम को शहर में ज़रूरी काम है, बस इतना बोलकर घर से निकल गया। इधर अस्पताल में मुन्ने का ऑपरेशन सफल रहा। भाभी के मुरझाए चेहरे पर जैसे रौनक लौट आई थी। मैंने भाभी से वापस घर लौट आने को कहा, लेकिन भाभी ने मना कर दिया। देवर जी, मैं बहुत आगे निकल आई हूँ। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता और ना ही मेरा अतीत मेरे बच्चे को परेशान कर सकता है। छोटी सी नौकरी करती हूँ, उसे से गुजर बसर हो जाती है। वहाँ आप लोगों का सामना मैं तो कर सकती हूँ, लेकिन एक माँ ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि कोई उसके बच्चे को नाजायज़ रिश्ते की उपज कहे। मैंने घर भी इसीलिए ही छोड़ा था, ताकि मुन्ने को अपने अतीत से बचा सकूं। पर मेरे सिवा मुन्ने की सच्चाई कोई और तो जानता ही नहीं था। ये आपका भ्रम है। उस राहुल ने पिताजी को सब कुछ बता दिया था और पिताजी के कहने पर ही मैंने घर छोड़ा था। भाभी की सुन मैं चौंक गया, लेकिन पिताजी ने ये सच्चाई मुझे कभी नहीं बताई। मैं भाभी की ओर देखकर बोला, मुझे याद है, आप शहर निकल गए थे और आपके पीछे राहुल घर पर आया था। उसने पिताजी को न जाने ऐसा क्या बताया कि पिताजी ने मेरा पक्ष सुने बिना ही मुझे घर छोड़ने को कह दिया। राहुल के इस तरह सामने आने से मैं एकदम से पागल सी हो गई थी और उसी पागलपन में मैंने घर छोड़ दिया। भाभी धारा प्रवाह बोले जा रही थी, राहुल से मिलना मेरे जीवन को दिशा बदल देगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, जिसमें हम जानेंगे भाभी के अतीत की सच्चाई क्या थी। राहुल ने मेरे पिताजी से ऐसा क्या कहा, और जब पिताजी को सच्चाई पता थी तो फिर उन्होंने कभी हम लोगों से क्यों नहीं बताया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से सौम्या भाभी घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। ऐसे ही कई सारे सवाल जिनका उत्तर मिलेगा हमारी कल की कहानी में। तो फिर मिलते हैं कल की कहानी का अगला भाग लेकर। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।